जुलाई के महीने में 10,000 लोगों की मौत सिर्फ सड़क दुर्घटना में हुई है। जो मैं बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 10,000 लोग सिर्फ जुलाई के महीने में सड़क दुर्घटना में मारे गए। इनमें भी ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें हमारा सिस्टम बहुत आसानी से रोक सकता था, ये लोग बच सकते थे। 10 जुलाई को उन्नाव की जिस सड़क दुर्घटना में 18 लोग मारे गए, उसमें वो बस वर्षों से बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना इंश्योरेंस के और बिना परमिट के चल रही थी, जिसमें ये लोग मारे गए थे। इसलिए ये हत्या है और इन लोगों की जान और किसी ने नहीं बल्कि हमारे अपने सिस्टम ने ली है। इसी तरह इसी महीने हमारे देश में 366 लोग बाढ़ के कारण मारे गए और इनमें भी कई लोग ऐसे थे जिन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबे सरकारी सिस्टम के कारण ये सैकड़ों लोग बाढ़ में बुरी तरह से बेरहमी से मारे गए। इसी तरह दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो एक कोचिंग सेंटर के अवैध बेसमेंट में एक अवैध लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। आईएएस बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन इसमें बारिश का पानी भरने की वजह से छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। ये पानी बेसमेंट में घुसा और ये 3 छात्र उस पानी में से निकल नहीं पाए। जरा अंदाजा लगाइए, ये छात्र जब उस पानी के अंदर डूब रहे होंगे, वो कुछ आखिरी सेकंड, वो कुछ आखिरी मिनट इन युवाओं के साथ क्या हुआ होगा, कैसे ये तड़पे होंगे, कैसे इन्होंने जिंदा रहने के लिए पूरा संघर्ष किया होगा, पूरी ताकत लगा दी होगी। एक छात्र 21 साल का था, एक 25 साल का, एक 28 साल का, और सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि हमारे देश में एमसीडी, देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी की गलती थी, व्यवस्था की गलती थी, प्रशासन की गलती थी और वहां पर खुलेआम अवैध रूप से बेसमेंट चल रहे थे। आज देश की राजधानी दिल्ली में कुछ देर की बारिश के बाद लगभग सभी इलाकों में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि इन सड़कों ने एक झील जैसा रूप ले लिया और जरा सी बारिश में दिल्ली को दिल के दौरे पड़ने लगे। जरा तस्वीर आप देख लीजिए, ये आज शाम, अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली की तस्वीर है। यहां आप दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं, जहां आज फिर से बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जबकि एमसीडी का यह कहना है कि इस इलाके के तमाम ड्रेनेज सिस्टम्स में कोई परेशानी नहीं है। ये ओल्ड राजेंद्र नगर वही जगह है जहां अभी थोड़े दिन पहले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 युवाओं की मौत हुई है, वही जगह है। और आज फिर वहां देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर की इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि आज कम से कम वहां रहने वाले सभी लोग सुरक्षित रहें। एमसीडी यह दावा करता है, सरकार, प्रशासन ये दावा करते हैं कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता तो फिर इतना पानी कैसे भर सकता है। यह घटना 2 कारणों से हुई, जिनमें पहला बड़ा कारण है जरूरत से ज्यादा बारिश। वायनाड में 28 और 29 जुलाई को सिर्फ 2 दिनों में 572 मिलीमीटर बारिश हो गई, जो खतरनाक से भी खतरनाक की श्रेणी में आती है। दिल्ली से तुलना करें तो दिल्ली में पूरे जुलाई के महीने में 203 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि वायनाड में सिर्फ 2 दिन में 572 मिलीमीटर बारिश हो गई। और इसी भारी बारिश के कारण भूस्खलन से कई इलाकों में यह तबाही हुई। यहां बड़ी बात यह है कि बारिश और आपदा को सरकारें रोक नहीं सकती, यह बात तो सही है, लेकिन अगर हमारा सिस्टम दुरुस्त होता, चुस्त होता और हमारी सरकारें ईमानदारी से काम करती, ऐसी आपदाओं के लिए पहले से तैयारी करके रखती, तो इन घटनाओं में जो लोग मारे गए उनकी जान बच सकती थी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, हमारे देश में सबसे सस्ती है इंसान की जान, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। वर्ष 2015 से 2022 के बीच हमारे देश में भूस्खलन की कुल मिलाकर 3,782 घटनाएं हुई, जिनमें लगभग 60% यानी 2,239 घटनाएं अकेले केरल राज्य में हुई। और इससे यह पता चलता है कि भारत में भूस्खलन यानी पहाड़ खिसकने की सबसे ज्यादा घटनाएं केरल में होती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो राज्य भूस्खलन की घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसी राज्य में इस आपदा से लड़ने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। आप सोचते होंगे कि भूस्खलन की सबसे ज्यादा घटनाएं शायद उत्तराखंड में होती हैं या फिर हिमाचल प्रदेश में होती हैं, पहाड़ी इलाकों में होती हैं जहां आप अक्सर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घटनाएं केरल में होती हैं।
एक कड़वा सच यह भी है कि अगर इस सिस्टम में थोड़ी बहुत भी जान होती तो वायनाड की इस घटना में इतने लोग अपनी जान नहीं गंवाते। केरल में 50% टेरेन ऐसा है जो 20 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और इसीलिए जब ऐसे इलाकों में सॉइल इरोजन होता है और बांध, सड़कें, पुल, मकान, होटल या दूसरी इमारतों के निर्माण से पहाड़ों की मिट्टी धंसने लगती है तो भूस्खलन की घटनाएं एक विकराल रूप ले लेती हैं। और इसी खतरे को देखते हुए यूपी की सरकार में गाडगिल कमेटी ने अपना यह सुझाव दिया था और ऐसे 75% इलाकों में कम से कम खुदाई और कम से कम खनन करने की सिफारिश उसने की थी। लेकिन हमारे देश में सिफारिशों को मानता कौन है? सबको पैसा कमाना है, सबको विकास करना है। यूपी की सरकार ने इस रिपोर्ट को 8 महीनों तक सार्वजनिक नहीं किया, किसी को नहीं बताया कि इसमें क्या है। और जब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो सरकार ने एक और कमेटी बना दी और यह वो कमेटी थी जिसने अपनी सिफारिशों में वही लिखा जो सरकार चाहती थी। यानी एक कमेटी ने कुछ और लिखा, दूसरी कमेटी ने कुछ और लिखा। आपको लखनऊ लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि तहजीब की नगरी लखनऊ जब आप जाते हैं तो कहा जाता है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, क्योंकि लखनऊ को तहजीब का शहर कहा जाता है। लेकिन इस बार आपको लखनऊ में ना तो तहजीब दिखाई देगी और ना ही लखनऊ में आपको मुस्कुराने का दिल करेगा। जिस नगर निगम को पूरे लखनऊ शहर को बारिश और बाढ़ से बचाना था, जो उसका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है नगर निगम की, आज उसी नगर निगम के दफ्तर में बारिश का पानी भर गया। और बात सिर्फ नगर निगम की नहीं है, पहले तो आप ये देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा के भवन में भी बारिश का पानी जमा हो गया और स्थिति यह हो गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले को एक दूसरे रास्ते से वहां से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग इन तस्वीरों को देखकर यह भी कह रहे हैं कि आज मॉनसून सत्र में मॉनसून खुद ही विधानसभा में सत्र देखने के लिए पहुंच गया। और इस बात को आप हमारी इस रिपोर्ट से और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जरा देखिए लखनऊ से इस रिपोर्ट को। आज हम आप सबको कुछ और भी बताना चाहेंगे और यह बात ऐसी है कि आपको आज ये देखकर गुस्सा भी आएगा और आपको यह भी पता चलेगा कि हमारे देश में लोगों का चरित्र कैसा है। तो लखनऊ में, जैसा मैंने आपको कहा, लखनऊ को तो तहजीब का शहर माना जाता है और इसी लखनऊ में आज कई लोग बारिश के पानी में बदतमीजी पर उतर आए और इन लोगों ने तहजीब को तार तार कर दिया। इन लोगों ने सड़कों पर भरे हुए गंदे पानी को वहां से गुजरने वाले लोगों पर ही उल्टा फेंकना शुरू कर दिया और इस दौरान महिलाओं के साथ बदतमीजी की, महिलाओं को इतना परेशान किया कि वो इन सड़कों पर बाइक से नीचे गिर गई। सोचिए, एक तरफ सड़कों पर इतना जल भराव है, बाइक चलाना मुश्किल है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, इतनी सारी मुसीबतें और मुश्किलें पहले से ही हैं और जब इन मुश्किलों में लोग हिम्मत करके किसी तरीके से अपने काम पर जाते हैं, क्योंकि मजबूरी है, काम पर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, अपनी किश्त कैसे भरेंगे। और जब लोग बाहर निकलते हैं इतनी बारिश में, इस बाढ़ में, तो ये हमारे ही देश के असामाजिक लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं और मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ देते हैं। देखिए आप। कि जिस कुख्यात आतंकवादी के कारण पूरी दुनिया में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, आज उसी आतंकवादी की मौत को ईरान, लेबनान, तुर्की, मलेशिया, चीन और कतर जैसे देशों ने निंदनीय बताया है और कहा है कि इस आतंकवादी का मारा जाना मानवता के खिलाफ है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हमास का चीफ इस्माइल हनिये मारा गया है। इस आतंकवादी का नाम है इस्माइल हनिये। यह हमास का चीफ था और मौजूदा समय में दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे कुख्यात और अमीर आतंकवादी था, जिसके पास 16,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। लेकिन अब इजराइल ने एक मिसाइल हमले में इस आतंकवादी की हत्या करके अपने उन 1200 नागरिकों की जान का बदला ले लिया जो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादी हमले में मारे गए थे। उस समय हमास का यही चीफ इस हमले का जश्न मना रहा था और सैकड़ों निहत्थे यहूदियों के मारे जाने पर सजदा कर रहा था। पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बड़ा खुश था ये।
लेकिन आज लगभग 10 महीनों के बाद इजराइल ने इस आतंकवादी को मौत के घाट उतारकर अपना बदला पूरा कर लिया और इजराइल में अब जश्न मनाया जा रहा है। इस आतंकवादी की मौत के लिए मिसाइल हमले से ज्यादा ईरान के मीडिया और न्यूज चैनल्स को जिम्मेदार माना जा रहा है और इसमें यह बात भी कही जा रही है कि इतने कुख्यात आतंकवादी ने सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन बनने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। यानी इस आतंकवादी को मीडिया का शौक था, हेडलाइंस में बने रहने का शौक था, इसे न्यूज चैनल्स पर दिखने का शौक था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस आतंकवादी को पिछले 18 वर्षों से ढूंढ रही थी, लेकिन 30 जुलाई को यह आतंकवादी अपने बिल से निकलकर ईरान पहुंच गया और यहीं से इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई और यह इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। 30 जुलाई को ईरान में वहां के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था और इस समारोह में भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होने के लिए वहां गए थे। और इन मेहमानों के बीच ईरान ने हमास के चीफ इस्माइल हनिये को भी वहां पर आमंत्रित किया था। और जब यह आतंकवादी ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचा तो वहां के सरकारी मीडिया ने इसे लगातार टीवी पर दिखाना शुरू किया और इस मीडिया कवरेज से यह आतंकवादी भी बड़ा खुश था, क्योंकि आतंकवादियों को अब मुख्य धारा में आने का यह मौका मिल रहा है। अब आतंकवादी भी न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस में रहते हैं, उनकी कवरेज होती है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस आतंकवादी ने मीडिया को एक विक्ट्री साइन दिखाया था ऐसा, और इसके चेहरे पर इस बात की खुशी साफ दिख रही थी कि एक सूट बूट वाला आतंकवादी जो हजारों लोगों की जान ले चुका है, वो ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेताओं के साथ बैठ रहा है, उनके साथ दिखाई दे रहा है और यही इसके लिए भारी पड़ा। उत्तरी तेहरान से इजराइल की सीमा लगभग 1400 किलोमीटर दूर है और अभी यह साफ नहीं हुआ है कि यह मिसाइल इजराइल ने अपनी जमीन से दागी थी, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है यहां से, या फिर इस मिसाइल का लॉन्च पैड असल में किसी और देश में था। दोनों लोकेशंस के बीच 1400 किलोमीटर का फर्क है। अब ये मिसाइल इस 1400 किलोमीटर के दायरे में कहां से किसी ने लॉन्च की है, यह पता नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा हमास के इस चीफ ने 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला करवाया था, तब उस हमले में हमास ने इजराइल पर 5000 मिसाइल और रॉकेट दागे थे और शायद यही कारण है कि इजराइल ने इस आतंकवादी को बिल्कुल वैसे ही एक मिसाइल हमले में ही मौत के घाट उतारा है। दुख की बात यह है कि जिस सूट बूट वाले आतंकवादी की मौत पर दुनिया को खुश होना चाहिए था, एक संतुष्टि होनी चाहिए थी, वहां कुछ देश इस आतंकवादी की मौत पर शोक में डूबे हुए हैं और इनमें ईरान, लेबनान, चीन, तुर्की, मलेशिया और कतर जैसे देश प्रमुख हैं, जिन्होंने इस हमले को एक संगीन अपराध बताया है और इस आतंकवादी की हत्या को मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना है। ईरान के लिए तो ये जो घटना है, ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली घटना है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में ईरान ने इस आतंकवादी को खुद आमंत्रित किया था। ये ईरान का मेहमान था, ईरान की राजधानी में था, सारा इंतजाम ईरान का था, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी ईरान की सरकार की थी और ईरान की नाक के नीचे उनकी राजधानी में रहते हुए उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए एक अतिथि का इस तरीके से इजराइल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये ईरान के लिए एक बहुत शर्मिंदगी का विषय है और ईरान हो सकता है आगे चलकर इसका बदला लेगा। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में वापस लेकर चलना चाहता हूं, जहां हुई घटना पर एमसीडी ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। हैरानी की बात यह है कि इसमें एमसीडी को छोड़कर बाकी सबको दोषी ठहराया गया है। इस रिपोर्ट में ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के लिए 5 बड़े कारण बताए गए, जिनमें पहला बड़ा कारण इस इलाके की बनावट को बताया गया है। एमसीडी का कहना है कि इस इलाके की बनावट एक प्लेट जैसी है, जिसमें किनारों पर ढलान होने से इस इलाके में बार बार पानी भर जाता है और इस घटना में भी उस दिन वही हुआ जिसकी वजह से बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई। दूसरा कारण बताया गया अतिक्रमण, यानी अवैध निर्माण, अवैध कब्जा। एमसीडी का कहना है कि इस कोचिंग संस्थान ने एक स्लैब बनाकर जो ड्रेनेज का नाला था, ड्रेनेज पर कब्जा कर लिया था अवैध रूप से, जिससे नाले की सफाई ठीक से नहीं हो पाई और इसी के कारण घटना में बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया। और यह बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें अतिक्रमण का यह वायरस असल में यही नहीं पूरे देश में फैला है।
इस कोचिंग सेंटर के इसमें लिखा है कि कोचिंग सेंटर निचले इलाके में है जहां पानी की निकासी के लिए कोचिंग सेंटर को जरूरी इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन वो भी इसने नहीं किए। और यह भी कहना है कि सड़क पर जल भराव था और जब वहां से एक तेज रफ्तार में गाड़ी गुजरी तो पानी तेजी से बेसमेंट में प्रवेश कर गया।